नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज पे। और ये जो लेक्चर नंबर है करंट अफेयर्स का, ये है 21। तो आप लोग पीछे का भी देख लें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि आपने जो है करंट अफेयर्स पूरी तरीके से देख लिया है। और अब ज्यादा वीडियो नहीं आएगा, 1-2 वीडियो आएगा और 3 पार्ट में हमारा आएगा वन लाइनर करके जो आता है। तो वो भी 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के ही वीडियो रहने वाले हैं। और इतने में आपका पूरा करंट अफेयर्स बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला चली रही है, जहां से जरूरत पड़ती है वो हम देते ही रहते हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए। पीछे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के सारे चीजें कराई गई हैं। फिर आप जो है महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला आप देख सकते हैं, 9-10 वीडियो है, लेकिन विश्वास मानिए कि वहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पीछे तमाम वीडियो डाले गए हैं संस्थान के द्वारा आपके पीटी के लिए, तो आप लोग जरूर उसको देखें। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे चैनल पे आता है प्रोग्राम। इस समय तो जरूर बने रहें। आइए दिनेश महेश्वरी की चर्चा करते हैं। ये हैं दिनेश महेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी है। 23वें विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 2024 को। और अगर इसका कार्यकाल देखा जाए तो ये 3 वर्षों के लिए गठित हुआ है। और इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 31 अगस्त 2027 के लिए ये रहेगा। तो 1 सितंबर से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक ये प्रभावी रहेगा, मतलब 3 वर्षों के लिए। तो ये समय याद रखिएगा, गठन कब हुआ है और कब तक के लिए प्रभावी रहेगा, और 3 वर्ष ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा है संजय मूर्ति। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के अधिकारी संजय मूर्ति को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो जो अगले हमारे सीएजी नियुक्त हुए हैं वो कौन है? तो संजय मूर्ति है, और ये हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान इन्होंने लिया है, जो इसके पहले इस पद पर थे। और संजय मूर्ति का इस पद पर जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष होता है। आप लोग पता ही होगा कि जो सीएजी का कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इसमें जो भी पहले आएगा वो माना जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है संजय मूर्ति, इनको भी आप लोग जानते रहिएगा। फिर प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना शुभारंभ हुआ है इसका, और प्रारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और लाल किले की प्राचीर से जो भी सत्ता के मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं, और ऐसे में तमाम घोषणाएं करते हैं। तो उसी में ये भी एक घोषणा रहा है। और वैसे भी ये सरकार जो है थोड़ा सा घोषणाएं कुछ ज्यादा ही करती रहती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बजट इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। मतलब 99,446 करोड़ रुपए की बात इसमें करी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय प्लस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मतलब अगर इसमें आप देखेंगे कि इसमें शामिल जो नोडल इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो एक तो है श्रम और रोजगार मंत्रालय, और दूसरा इसमें जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भूमिका में है। और इस योजना को अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, तो औपचारिक शुरुआत तो 1 अगस्त 2025 को ही हो गई थी, लेकिन इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कहां से करी है? तो वो 15 अगस्त को करी है 2025 को। तो इसका भी ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अब जैव विविधता पर COP16 जो सम्मेलन हुआ है इसकी चर्चा आप कर लें। तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का सम्मेलन की 16वीं बैठक COP16 का जो आयोजन हुआ है वो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कहाँ हुआ है? तो कैली कोलंबिया में हुआ है। और कोलंबिया कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति। इसकी जो थीम है जैविक विविधता, जो COP16 सम्मेलन हुआ है तो बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रकृति के साथ शांति इसकी थीम है। और भारत ने इस बैठक में अपना अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना दस्तावेज जो है वो जारी किया है। इसके तहत 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकने और उसकी भरपाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो जैविक विविधता पर काप जो 16 की जो बैठक हुई है, तो इसमें जो डेडलाइन बनाया गया है 2030 को बनाया गया है कि इसके तहत क्या होगा कि जो जैव विविधता की हानि है तो उसकी भरपाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीने का भविष्य प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। तो 2030 और 2050 ये भी आपको ध्यान रखना होगा इसमें। और आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हम बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं चीजों को, तो अब क्या करिएगा आप, अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो वो वन लाइनर तो अब कम आते हैं, एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो ऐसे में यदि आप चीजों को डेप्थ में नहीं जानेंगे तो आप एक ऑप्शन सही जानते हुए भी जो है एक ऑप्शन बना नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा गंभीर प्रयास कर लीजिए, क्योंकि करंट की भूमिका आपकी सफलता में बहुत ज्यादा निर्णायक होती है। ISS पर 18 दिन के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हुई है। तो आप लोग जानते ही होंगे पिछले दिनों बहुत चर्चित रहे हैं। तो 18 दिन इन्होंने ISS में बिताया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये कब गए थे ISS पर। तो 25 जून 2025 को गए थे। और किस मिशन के तहत गए थे? तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत गए थे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट, ये याद रखिएगा, मतलब अगर भाई जाएंगे तो एक व्हीकल के द्वारा ही जाएंगे। तो रॉकेट का नाम, कंपनी क्या है? स्पेस एक्स। ये किसकी है? एलन मस्क की। और इसी के रॉकेट फॉल्कन 9 से ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा ये गए थे। तो फॉल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल और स्पेस एक्स भी जानते रहिएगा। 28 घंटे की उड़ान के बाद 26 जून को शाम 4 बजे, देखिए 25 जून को ये उड़े और लगभग 28 घंटे की उड़ान के बाद ये 26 जून को शाम को 4 बजे, मतलब भारतीय समय अनुसार ISS से जुड़े। नेतृत्वकर्ता, अगर इस मिशन की नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो ये होगी कौन? तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिटसन है इसकी मतलब नेतृत्वकर्ता है। और इसमें जो अन्य सदस्य गए थे तो पोलैंड के स्लावोज उजन्यास्की है और हंगरी की टिबोर कापू है। तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री ही गई थी जो कमांडर थी, मतलब जो हेड थी मिशन की। और दूसरी चीज, एक लोग गए थे पोलैंड के स्लावोज उजन्यास्की और हंगरी के कौन गए थे? तो टिबोर कापू। 18 दिन तक रहने के बाद स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से 15 जुलाई शाम 3 बजे प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर ये उतरे। तो इसका ध्यान रखिएगा। और विश्वास मानिए इतनी चीजें आप देख लीजिए, यहां से कोई प्रश्न जो भी बनेगा आयोग इसी में से बनाएगा और आप करने में सफल रहेंगे। फिर INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कब शामिल हुआ? तो 26 अगस्त 2025 को। कहां? तो विशाखापत्तनम में। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका मतलब इसको शामिल करने के लिए जो हरी झंडी दिखाई जाती है वो चीजें हुई। INS उदयगिरी की मुंबई के मचगांव डकयार्ड शिप बिल्डर्स ने, मतलब जो INS उदयगिरी को बनाया था, किसने बनाया था? तो मुंबई के मचगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया था। जबकि INS जो हिमगिरी है ये वाला, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कोलकाता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया था। तो जो उदयगिरी है मुंबई में और जो हिमगिरी है वो कोलकाता में, इसका भी ध्यान रखना है। और ये जो नौसेना के जो पोत बनाए गए हैं तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं? तो 17A के तहत बनाए गए हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो थोड़ा सा तमाल की भी चर्चा कर लेते हैं। 1 जुलाई 2025 को रूस के क्लालिनग्राद में इसे कमीशन किया गया। तो ये
डेट याद रखिएगा कब किया गया, तो 1 जुलाई 2025 को। कहां? तो रूस के कालिनग्राद में। यह एक अत्याधुनिक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, इसका भी ध्यान रखना होगा। और आईएनएस तमाल जो है रूस के यानतार शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। मतलब आईएनएस तमाल का जो निर्माण है वो रूस के यानताल शिपयार्ड में हुआ है। हालांकि इसमें लगभग 33% स्वदेशी उपकरण भी लगे हुए हैं। किसमें? तो तमाल में। यह पोत ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस है। देखिए यही पोत है ये आईएनएस तमाल, और इसमें 250 से अधिक नौसैनिक रह सकते हैं। तो बड़ा पोत है। और आईएनएस तमाल जो है भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। इसका भी ध्यान रखना होगा कि जो आईएनएस तमाल है वो भारतीय नौसेना के किस बेड़े में शामिल हुआ है? तो पश्चिमी बेड़े में शामिल हुआ है। और थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें और जान ले कि आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेश निर्मित युद्धपोत होगा। इसके बाद कोई भी युद्धपोत जो है वो खरीदा नहीं जाएगा। तो अब इससे आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि भारत के पास पैसे नहीं है कि वो अब युद्धपोत खरीद नहीं सकता। मतलब भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। और अब आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे हिमगिरी और उदयगिरी के बारे में, तो सब भारत निर्मित जहाज हैं। तो अब भारत मेक इन इंडिया के तहत अपना स्वदेशी जो है नौवहन पोतों का निर्माण कर रहा है। तो अब उसे विदेशों से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें आप जानते रहो, और ये भारत के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर आईएनएसवी कौंडिन्य नौसेना में शामिल हुआ। आज आप कह रहे होंगे कि सर जितने भी जहाज हैं सबकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, चाहे हिमगिरी हो, उदयगिरी हो या तमाल हो। क्योंकि तमाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अब इसके बाद कोई भी, मतलब ये अंतिम जो है विदेशी पोत है। इसके बाद कोई भी नौ सेना का जो पोत नहीं खरीदा जाएगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको लग जाएगा। तो आईएनएसवी कौंडिन्य ये नौसेना में शामिल हुआ है, ये वाली जहाज है। और इसको देखिए ये किस तरीके से बनी हुई है, ये कुछ अलग तरीके से दिख रही होगी इसकी संरचना, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो 21 मई 2025 को प्राचीन सिलेपोत आईएनएसवी कौंडिन्य को जो है शामिल किया गया है। और जैसे पहले जमाने में आप देखेंगे तो सिले हुए पोत जो इस तरीके से झालों लगे होते थे, ऐसे पोतों का निर्माण किया जाता था व्यापार वाणिज्य के लिए। ये उसी का एक एडवांस संस्करण है। और इसे बनाने में नारियल के रेशों वाली रस्सी और लकड़ी का प्रयोग किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें लकड़ी और नारियल की रस्सी का प्रयोग किया गया है, जो जहाज को बिना किसी कील के पारंपरिक सिलाई तकनीक से निर्मित है। मतलब यह जहाज में कोई कील उल का प्रयोग नहीं किया गया और पारंपरिक सिलाई तकनीक से विकसित किया गया है, जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए पोत पर आधारित है। आप लोग को पता होगा कि जो अजंता की पेंटिंग है तो वहां की जो गुफाएं, वहां आप जहाज का भी अंकन देखेंगे। तो वही उसी जहाज को आधार बना करके इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी आप जानते रहिएगा। और कमेंट करके जल्दी से बताइए, एंशिएंट की क्लास में मैंने बताया था कि अजंता की गुफा किस राज्य में है वर्तमान में? भारत के। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे। देखिए इसका नाम कौंडिन्य क्यों पड़ा, तो थोड़ा सा कौंडिन्य के बारे में भी जान लीजिए कि कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे और इन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। तो उस समय जब इतनी उन्नत जहाजें नहीं होती थी, तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने पूरा हिंद महासागर पार किया था और अपने सीमित संसाधनों से बनी नौका के द्वारा और दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा करी थी। तो इन्हीं को एक तरीके से समर्पित किया गया है ये जहाज जो है आईएनएस कौंडिन्य, आईएनएसवी कौंडिन्य। फिर मानव रहित हवाई यान रुद्रास्त्र, तो ये रुद्रास्त्र है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो रुद्रास्त्र क्या है? तो मानव रहित हवाई यान है, ये है, देख लीजिए इसको। और थोड़ा सा फोटो भी देख लिया करिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी परीक्षा में फोटो ही याद रह जाता है। तो अब आप जान ले, नहीं तो पता लगे वो ऑप्शन दे देगा कि हैवी तोप है, रॉकेट है, क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मानव रहित हवाई यान है, यूएवी है। राजस्थान के पोखरण में 11 जून 2025 को सफल इसका परीक्षण किया गया और इसकी कुल क्षमता जो है वो 1.5 घंटे की उड़ान की सीमा के साथ जो है 170 किलोमीटर से अधिक की है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर जो 10 नंबर है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन अर्नाला जो है वो नौसेना में शामिल हुआ है।
तो बहुत महत्वपूर्ण ये है अरनाला जो अपना, और ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल, एल&टी, महिंद्रा डिफेंस और MEIL सहित प्रमुख रक्षा फर्मों की जो है उन्नत प्रणालियां भी शामिल हैं। और महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर बना यह युद्धपोत भारत की समृद्ध विरासत को जो है वो दर्शाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो है वो रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भारत में पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा दिया जाता है। इसका संस्करण चौथा है, तो 19वां है। और हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया किसे, तो मृदुला झा, ये मृदुला झा है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो इन्होंने काम किस पे किया था, तो जो डंकी रूट, जो मतलब अवैध तरीके से भारत के युवा अमेरिका और जो भी विकसित देश है वहां जाते हैं, बेसिकली अमेरिका जाने का प्रयास करते हैं, कनाडा जाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में वो अपने काफी पैसे को भी नुकसान करते हैं। पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। और बहुत तो ऐसे हैं कि जो चूंकि अवैध तरीके से जाते हैं तो रास्ते में ही वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है कई कारणों से। तो इसी को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था, और इसी के लिए इन्हें जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। मृदुलिका झा को, मृदुलिका झा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। तो चमेली देवी जैन जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चमेली देवी जैन है कौन। तो चमेली देवी जैन वो पहली जैन महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी, और उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। किसे मिला, तो पंजाब की महिला पत्रकार जतिंदर कौर तूर को मिला है। कौन है, तो ये है जतिंदर कौर तूर, इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। और जतिंदर कौर तूर को द कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्टों के लिए दिया गया। तो ये द कारवा से जुड़ी हुई है, और इसमें जो है ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को लेकर के जो खोजी पत्रकारिता ये इनके द्वारा किया जाता है, तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, चमेली देवी जैन पुरस्कार। और यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। तो चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है, इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये जो पुरस्कार है किसी महिला को ही दिया जाता है। साथ ही साथ यह जो पुरस्कार है सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1982 में दिया गया था, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर 13वां जो है आप जो हमारा पॉइंट है, तो इसमें आप देखेंगे जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए रिपीट हो रहा है, लेकिन देख लीजिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, हिंदी साहित्यकार हैं, और यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के ये पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये है विनोद कुमार शुक्ल जी। और पहली कविता इनकी जो है 1971 में अभिषेक जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो पहली कविता इनकी कब प्रकाशित हुई थी, 1971 में, किस शीर्षक से, अभिषेक जय हिंद शीर्षक से। और नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ये सारे जो है इनके उपन्यास हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो मतलब ज्ञानपीठ पाने से पहले इन्हें जो है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और अगर आप देखेंगे तो चूंकि इन्हें 2024 का मिला है, और 23 में अगर आप देखेंगे जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो उसमें 2 लोगों को दिया गया। संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, और उर्दू भाषा के लिए जो गीतकार गुलजार है उनको दिया गया। तो ये 2 लोग मिला था 23 के लिए और 58वें के लिए। तो आप जो है इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आयोग करता क्या है कि कभी कभी पुराना डाटा पूछ लेता है, तो थोड़ा सा एक बार पहले का भी जानते रहिए। और ये लोग भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, आपको वैसे ही याद हो गया होगा। इसके तहत 11 लाख रुपए, मतलब ये जो राशि दी जाती है ज्ञानपीठ की, इसमें राशि कितनी है, तो 11 लाख रुपए दी जाती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ 11 लाख रुपए के साथ साथ वाग देवी मतलब सरस्वती माता की जो है वो
कांसे की प्रतिमा भी साथ में दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दिया जाता है। अगला जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 घोषणा कब हुई? तो 31 अगस्त 2025 को किसे मिला? तो भारतीय जो एनजीओ फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इस संस्था को मिली है और इसे शॉर्ट कट में एजुकेट गर्ल्स भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूरा नाम रहेगा तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, और वैसे आप देखेंगे तो एजुकेट गर्ल्स है। संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन है। यह 2007 में स्थापित यह संस्था 30,000 से अधिक गांव में अपनी पहचान बना चुका है। तो 2007 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? सफीना हुसैन के द्वारा हुई थी, और वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत के 30,000 गांव में यह अपना पैठ बना चुका है। और 2025 का यह सम्मान भारत की एजुकेट गर्ल्स के साथ ही, देखिए भारत की एजुकेट गर्ल्स को तो मिला ही मिला, जो सफीना हुसैन द्वारा स्थापित एनजीओ है, साथ ही साथ मिला किसको? तो मालदीव की शाहिना अली को, और फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एंटोनियो एल विलनुएवा को भी दिया गया। तो इसमें दो लोग और हैं, एक तो मालदीव की शाहिना अली को दिया गया और तीसरा जो व्यक्ति है वो फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एंटोनियो एल विलनुएवा को दिया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और आज का जो हमारा अंतिम है कि गणित के लिए 2025 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जापानी गणितज्ञ हैं, ये इनका नाम है, और नाम क्या है? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। और इनका क्षेत्र क्या है? तो बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो इनका कार्य क्षेत्र जो बीजगणित और प्रतिनिधित्व को लेकर के दिया गया था। और 2025 में गणित का नोबेल पुरस्कार, मतलब जो एबल पुरस्कार है, ये एक तरीके से गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कितनी ख्याति से प्राप्त है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, लगभग $7,20,000 जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और $7,20,000 है, तो आप समझ लीजिए कि कितना, एक रुपए में इस समय 85-86 $1 में रुपए होते, तो इससे आप गुणा करेंगे तो बहुत रुपया हो जाएगा। तो ये इन्हें दिया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, और ये संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा आरओ को मुख्य परीक्षा को लेकर के, दूसरा पीसीएस का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये दोनों बैच जो है आपके लिए बेहद उपयोगी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और इसमें तो देखिए 2 बैच, जैसे हमारा जो पीसीएस का मेंटरशिप बैच है, तो एक बैच तो हमारा वर्ष भर चलता रहता है। तो जो बच्चे 2026 के लिए जुड़ना चाहते हैं वो तो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक बैच हमारा जस्ट पीटी के बाद कब स्टार्ट हो रहा है? तो 15 अक्टूबर से। तो आप लोग जो है पीटी के बाद जो जिन बच्चों को लगेगा कि वो मेंस में अच्छी स्थिति, मतलब मेंस देना चाहते हैं, मतलब पीटी उनका अच्छा हो रहा है, तो फिर वो उस बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ये है कि वो आगे की परीक्षा देना चाहते हैं 2027-28 के लिए, 2026 के लिए, तो वो तो संस्थान के जो वर्ष भर या रेगुलर चलने वाले जो बैचेज हैं उनको परचेज कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे संस्थान में कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, इसको ज्वाइन करें। और साथ ही साथ 2 चैनल है समृद्धि आईएएस का, एक तो यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग देख ही रहे होंगे निरंतर यहाँ वीडियो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।